अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको इंशाल्लाह बहुत नॉलेज मिलेगा। इसमें आज जो है मैं जेलिंग एजेंट्स की बात करूँगी जो हम शैम्पूज़ और क्रीम्स में यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर जो है हमारे मुख्तलिफ जेलिंग एजेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बोपोल है, इसमें हेलुरोनिक एसिड है, HEC है, और इसके अलावा आपके पास HPMC है, गॉरगम है, और इसी तरह ज़ैंथन गम है। इस तरह के मुख्तलिफ एजेंट्स हैं जो हम अपने क्रीम्स, लोशंस, शैम्पूज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आज मैं अपने एक बैच बना रही थी जिसमें मुझे हेलुरोनिक एसिड की और कार्बोपोल की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा कि चलें इसका जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इंशाल्लाह आपको जो है इसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसमें आपका जो है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जो पाउडर फॉर्म्स में मिलते हैं तो इनकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है। आप जब भी बाज़ार से हेलुरोनिक एसिड लेते हैं तो वो दो तरह का मिलता है, जिसमें एक हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और एक लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको जब आप परचेज़ करते हैं तो उसकी जो शेप है वो इस तरह की पाउडर फॉर्म में होती है और थोड़ा सा वाइट और बिल्कुल फ्लफी सा, जस्ट लाइक कॉर्नफ्लावर से भी बेहतर और शाइनी सा मटेरियल होता है। तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट हेलुरोनिक एसिड है। और जो दूसरा है हमारे पास वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और वो बिल्कुल कॉर्नफ्लावर की तरह ही होता है और इसके अंदर शाइन नहीं होती है और बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन कलर का थोड़ा सा फ़र्क है, वो ज़्यादा वाइट होता है, यह थोड़ा सा हल्का सा ऑफ वाइट शक्ल में होता है। तो ये दोनों जो है मुख्तलिफ जो आपके प्रोसेस होते हैं उनमें यूज़ होता है। और इसके अलावा इसका अपना काम है हाई मॉलिक्यूलर वेट का और लो मॉलिक्यूलर वेट का अपना काम है। हाई मॉलिक्यूलर वेट जो हाइलोनिक एसिड है, ये हाई से मीन होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा होता है और इसका जो साइज़ होता है बड़ा होता है और एब्जॉर्प्शन के अंदर ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। आप ये समझें कि हाइलोनिक एसिड हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो होता है वो थोड़ा एब्जॉर्प्शन में कम होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलोनिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो 1000 टाइम जो है वो उससे बेटर पेनिट्रेशन देता है हाई मॉलिक्यूलर वेट से। तो जब भी हमने यूज़ करना होता है, डिपेंड करता है कि आपका अपना जो बनाने के लिए केमिकल्स और आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, तो वो उनको आपको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है और आपका भी पूछना ज़रूरी है कि आप उनको कौन सा हाइलोनिक एसिड दे रहे हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट है या हाई मॉलिक्यूलर वेट है। कुछ जगहों के ऊपर हाई मॉलिक्यूलर वेट यूज़ हो रहा होता है, कुछ जगहों के ऊपर लो मॉलिक्यूलर वेट यूज़ हो रहा होता है और कई दफ़ा इनका दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिलाकर हम अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो आज मेरा जो था काम वो लो मॉलिक्यूलर वेट के अंदर था, तो मैंने फिर आज इसके ऊपर भी वर्क किया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है लो मॉलिक्यूलर वेट ये किस तरह की कंडीशन में आ जाएगा और इसको आपने 0.8 to 1% अपने सोल्यूशन में यूज़ करना है। अब ये देखिए, मैंने ये लो मॉलिक्यूलर वेट का जो है वो हाइलोनिक एसिड बनाया है, जिसमें आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल थोड़ा सा वाटरी सा है, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा थिकनेस नहीं आई है। तो इसका थोड़ा सा टेक्सचर ऐसे ही रहता है। अगर आपने इसकी कंडीशन बढ़ानी है तो आप इसकी जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर भी आप देखें कि आपका जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ की कंसिस्टेंसी है वो कितनी गाढ़ी है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने 2% जो है वो अपना हेलुरोनिक एसिड यूज़ किया हाई मॉलिक्यूलर वेट और बाकी जो है वो 8% इसके अंदर वाटर है। तो ये दोनों में फ़र्क इस तरह का आ जाता है। जो हेलुरोनिक एसिड का मैंने आपको दिखाया, लो मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा सा रनी सा होगा और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का है वो इस तरह से होगा। तो ये तो हो गया हमारा हेलुरोनिक एसिड के बारे में। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है मैंने बता दिया, लो मॉलिक्यूलर वेट की फास्टर एब्जॉर्प्शन होती है, जल्दी डिज़ोल्व होता है और इसका जो है विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं देता जितना हाई मॉलिक्यूलर वेट देता है। और इसी तरह हाई मॉलिक्यूलर वेट की भी मैंने आपको दिखा दिया है सोल्यूशन कैसा बना है और इसकी कंडीशन कैसी होती है और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करेगा। इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो होती है, इसका मॉलिक्यूल लार्ज होता है और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, विस्कोसिटी, वो भी एक अच्छी बनती है। तो ये तो हो गया हाइलोनिक एसिड के बारे में। अब दूसरा जो है हम जिक्र करते हैं कार्बोपोल के बारे में। अभी एजेंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है कार्बोपोल। कार्बोपोल जो है वो मुख्तलिफ नाम से भी मिलता है, 940 और 980। ये भी एक एसिडिक जेलिंग एजेंट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रीम्स, लोशंस वगैरह में यूज़ होता है। कार्बोपोल 940 मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसका जो है वही 1% आपने जो है ना अपने प्रोडक्ट के अंदर पहले से सोल्यूशन बना लेना है, जिसमें आपका 100 ग्राम का अगर बैच बना रहे हैं तो उसमें आपने 8% जो है वो वाटर ले लेना है, 1% कार्बोपोल ले लेना है और 1% आप कोई भी अपना प्रिजर्वेटिव डाल के इसको बना के रख सकते हैं। ये आपने जो जेल है ये एक दिन पहले बना के रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो फिर आपकी जेल के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है। अब आपने इसमें देखा होगा, ये मैंने क्योंकि अभी बना के रखा है तो इसके अंदर अभी ये पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हुआ है। इसको मैंने अभी सोक करके जो रखा था ये भी डिज़ोल्व होगा, इसको 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ भी प्रिपेयर करनी होती है तो आप पहले से ही इसको रात को बना के रख लें ताकि नेक्स्ट डे आप जब अपना शुरू करें बैच बनाना तो ये चीज़ें तैयार हों। तो ये हो गया आपके पास कार्बोपोल। और कार्बोपोल का मैंने आपको बताना था कि ये जब बनाते हैं तो ये एसिडिक साइड के ऊपर होता है, तो इसकी जो एसिडिक लेवल है pH उसको कम करने के लिए हम NaOH और इसके अलावा जो है आप यूज़ करते हैं TEA। तो ये दोनों जब आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये सोल्यूशन बनाने के बाद पीएच चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि जी पीएच जो है वो एसिडिक है, और एसिडिक ही होगी क्योंकि ये एक एसिडिक जेलिंग एजेंट है, इसकी आपको NaOH से और TEA से इसकी जो पीएच है वो चेक करनी पड़ेगी और उसको ड्रॉप वाइज ऐड करके इसकी पीएच को 5 से 5.5 तक लाना पड़ेगा। आप इसका सोल्यूशन बना के रख लें और इसकी जो पीएच है वो भी सेट करके रख लें ताकि फिर इसके अंदर जाने वाले जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिर आप बाद में ऐड कर लें।
एक तो ये प्रोसेस होता है। तो आप इसके अलावा जो है इसके लिए आपको जो है एक तरह का जो है नॉलेज देना था कि ये जो है पानी के अंदर चल होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपना थिक होने की तरफ होगा, और ये जब थिक होगा जिस वक्त आप इसकी जो पीएच है वो उसको नॉर्मल करेंगे। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे एसिडिक ना हो। 5 से 5.5 के लेवल तक जब आप इसकी पीएच को सेट करेंगे TEA से और NaOH से, तो फिर ये अपना काम करना शुरू करेगा और जल बनाना शुरू करेगा और ये थिक होना शुरू करेगा। इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बनाएं अपनी इस पीएच को सबसे पहले सेट करें और उसके बाद ये अपना वर्क करेगा और आपको थिकनिंग भी देगा, विस्कोसिटी भी देगा। तो इस तरह जो है इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। पहले से आपको पता हो कि कार्बोपोल जो है वो किस तरह यूज़ होता है। इसी तरह कार्बोपोल जो है वो 940 जो है वो हाई विस्कोसिटी के लिए यूज़ होता है, और कार्बोपोल 980 जो है वो स्मूदर फीलिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसको जो है आप कार्बूमर भी बोलते हैं और कार्बोपोल भी बोलते हैं। इनके दो नाम हैं, कार्बूमर और कार्बोपोल, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके अलावा आपको मुझे ये बताना था कि जो हमारे जेलिंग एजेंट्स हैं उनके अंदर जो है हमारे पास जो है वो HEC भी होता है। ये HEC है, ये भी पाउडर फॉर्म में मिलता है। ये भी जस्ट उसी तरह ही जैसे कार्बोपोल काम करता है जेलिंग एजेंट का, ये भी जेलिंग एजेंट थिकनेस और विस्कोसिटी का काम करता है। इसी तरह ही हमारे पास ये ग्वारगम है, ग्वारगम ये भी प्लांट डिराइव्ड होती है और ये भी हमारे पास थिकनिंग का, विस्कोसिटी का और जेल बनाने का काम करती हैं। तो ये आज का नॉलेज इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिससे आप अपनी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू।